Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about types of sampling in marketing management. So guys, before we start, I wish you a very happy, prosperous, healthy and wealthy New Year. Guys, जो फर्स्ट वीडियो था सैम्पलिंग का जिसमें हमने उसकी कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस के बारे में समझा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हो. एंड टुडे विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं दे आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं दे आर convenience sampling, snowball sampling, quota sampling and judgmental sampling. So guys, first we'll understand meaning of sampling. So it is a procedure to draw representative sample from the population in such a way that the sample element selected represents the whole population. So sampling क्या है? एक process है जिसमें हम draw करते हैं representative samples को. कहाँ से draw करते हैं? Population से. In such a way that the sample element selected represents the whole population. So हम उस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि जो हमने जो सैम्पल एलिमेंट्स निकाले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होल पॉपुलेशन को. गाइस, इस मीनिंग में बहुत सारे टर्म्स है लाइक पॉपुलेशन एंड सैम्पल एलिमेंट्स. सो आप इन टर्म्स को समझने के लिए जो फर्स्ट वीडियो है सैम्पलिंग पर जो मैंने बनाया है वो आप उस वीडियो को देख सकते हो. Now we'll understand about probability sampling. So it is a sampling technique in which researchers chooses sample randomly from a larger population. So probability sampling में researchers choose करते हैं samples को randomly from a larger population. All the members have an equal opportunity to be part of the sample with this selection parameter. Probability sampling में random selection होता है और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी सैम्पल एलिमेंट्स को टू बी अ पार्ट ऑफ सैम्पल. सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इन दिस केस ईच इंडिविजुअल इज चूजन एंटायरली बाय चांस एंड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनको इक्वल चांस होता है of being selected. For example, in an organization of 500 employees, if the HR team decides on conducting team building activities, it is highly likely that they would prefer picking chits out of a bowl. In this case, each of the 500 employees has an equal opportunity of being selected. So example क्या है कि एक organization में 500 employees हैं जिसमें जो HR टीम में डिसाइड करती है कंडक्ट करने का टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़. तो अगर वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे सो पॉसिबिलिटी है कि हर एक एम्प्लॉय को इक्वल चांस हो सिलेक्शन का. सो उस केस में वो क्या कर सकते हैं कि एक बाउल में 500 एम्प्लॉयज़ के नाम की चिट डाल सकते हैं. जब हम चूज़ करेंगे तो हर एक एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिलेक्ट होने के लिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो इन दिस इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम सिलेक्ट करते हैं individuals को at regular interval from the sampling frame. The intervals are chosen to ensure an adequate sample size. हम जो intervals को choose करते हैं so that हम एक adequate sample size ले सकें. If you need a sample size n from the population of size x, you should select every x by an individual from the sample. For example, if you wanted a sample size of 100 from a population of 1000, then select every 1000 by 100 equal to 10th member of the sampling frame. सैम्पल में क्या है कि हमें सैम्पल साइज कितना चाहिए? 100 लोगों का सैम्पल साइज चाहिए. हमारा सैम्पल साइज 100 होना चाहिए और पॉपुलेशन कितनी है? 1000. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे, हम जो 1000 हमारी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देंगे सैम्पल साइज से, दैट इज 100. 1000 में जो 10th मेंबर है
उसको हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हम 10th को करेंगे, देन हम जो 20th मेंबर है, 30th मेंबर है, इसके हिसाब से हम सैम्पल्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। In this method, the population is first divided into subgroups or strata who all share a similar characteristic. Stratified sampling में हम population को divide करते हैं subgroups में, जिनको हम strata भी बोलते हैं, और जो members होते हैं किसी भी group में, so they share a similar characteristic. This technique is adopted when the population is not highly homogeneous. So हम stratified sampling कब यूज़ करते हैं? जब population highly homogeneous नहीं होती, मतलब सेम नहीं होती। Strata और subgroups are based on the relevant characteristics. Example: gender, age range, income bracket, job role, etc. So जैसे हमने subgroup बनाया तो वो शेयर करते हैं कुछ रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने सेम जो जेंडर के लोग हैं उनका एक सब ग्रुप बना लिया, या जो सेम एज के हैं उनका एक सब ग्रुप बना लिया, या जो सेम इनकम लेवल के हैं उनका बना लिया, या जो सेम जॉब रोल है उनका बना लिया। हमारी रिसर्च की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब ग्रुप्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। In a clustered sample, subgroup of the population are used as a sampling unit rather than individuals. Clustered sample में हम क्या subgroup of populations को use करते हैं, जो subgroups population में already हैं, like caste के basis पे subgroups हैं, region के basis पे subgroups हैं, तो उन subgroups को use करते हैं हम। Population is divided into subgroups known as clusters, which are randomly selected to be included in the study. So clustered sampling में हम population को divide करते हैं subgroups में, जिनको हम क्या बोलते हैं? Clusters। फिर हम उनका random selection करते हैं to be included in the study. Non-probability sampling. It is a sampling method in which not all the members of the population have an equal chance of participating in the study. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन का, उनको इक्वल चांस नहीं मिलता टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। दे डोंट हैव इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। दिस सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। सो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, ये फिक्स्ड या प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। Researchers use this method in studies where it is impossible to draw random probability sampling due to time or cost consideration. So non-probability sampling का use researchers कब करते हैं? जहाँ पे impossible है कि हम probability sampling technique use करें, या time या cost को consider करते हुए researcher non-probability sampling use करते हैं। Now we'll understand types of non-probability sampling. So first one is convenience sampling. Convenience sampling is perhaps the easiest method of sampling because the participants are selected based on availability and willingness to take part. Convenience sampling के नेम से ही समझ सकते हैं कि हम अपने convenience के हिसाब से samples collect करते हैं। तो convenience sampling में participants की availability और उनकी willingness के बेस पर हम सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं। Another type of non-probability sampling is quota sampling. In this type of sampling, the members are selected according to some specific characteristics chosen by the researcher, and these characteristics serve as a quota for the selection of members of the sample. So quota sampling में जो members को select करते हैं, they are selected according to some specific characteristics chosen by the researcher, और जो characteristic होते हैं they serve as a quota. For example, researcher caste system पर study कर रहा है, तो वो एक कोटा ले लेगा जनरल कैटेगरी का, कोटा ले लेगा ओबीसी का, एक कोटा ले लेगा एससी का, और एक कोटा ले लेगा एसटी का। सो कोटा सैम्पलिंग में मेंबर्स जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं उनका हम एक कोटा बनाते हैं और उस बेसिस पर हम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं।
Another type of non-probability sampling is judgmental sampling. So it is also known as selective or subjective sampling. Judgmental sampling को हम selective और subjective sampling भी कहते हैं. This technique relies on the judgment of the researcher when choosing who to ask to participate. Judgmental sampling rely करता है on the judgment of researcher कि वो किसको choose करेगा to participate in sampling. Researchers may implicitly thus choose a representative sample to suit their needs or specifically approach individuals with certain characteristics. So जजमेंटल सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो चूज़ करता है रिप्रेजेंटेटिव जो सूट करे उसके रिसर्च की नीड को. सो वो उसी हिसाब से इंडिविजुअल्स को अप्रोच करता है. सो जजमेंटल सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन जजमेंट ऑफ द रिसर्चर कि वो अपनी नीड के हिसाब से किनको चूज़ करेगा. लास्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेज when investigating hard to reach groups. So snowball sampling का हम कहाँ यूज़ करते हैं? In social sciences, जहाँ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उन ग्रुप्स को जो हार्ड टू रीच होते हैं, जिन तक हम डिफ़िकल्टी से पहुँच पाते हैं. Existing subjects are asked to nominate further subjects known to them. So the sample increase in size like a rolling snowball. तो जो existing subjects हैं हमारे पास, so उनसे हम पूछते हैं to nominate further subjects, जिससे हमारा sample increase होता है in size like a rolling snowball. For example, when carrying out a survey of risk behavior among intravenous drug users, participant may be asked to nominate other users to be interviewed. स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल क्या है कि हम अज्यूम करते हैं कि हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि जो इंट्रावेनियस ड्रग यूज़र्स होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है. तो हमें तो नहीं पता कि कौन ड्रग यूज़ करता है. सो मान लीजिए कि हमें एक सब्जेक्ट मिला जो इंट्रावेनियस ड्रग यूज़र है. वो जानता होगा कि उसके कांटेक्ट में जो लोग होंगे तो उनमें से कौन ड्रग यूज़ करता है, तो वो बताएगा कि ये है, ये भी ड्रग यूज़ करता है. देन उसके जो कॉन्टैक्ट से हमें 2-3 लोग और पता पड़ेंगे. तो जो हमारा सैम्पल है तो वो स्नोबॉल की तरह इंक्रीज़ होता जाएगा जो हार्ड टू रीच हैं. यू कैन सी अ डायग्राम ऑन द स्क्रीन. इसमें क्या है, स्नोबॉल सैम्पल का एग्जाम्पल है. तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, इंट्रावेनियस ड्रग यूज़र्स का. पढ़ा कि एक बंदा है जो इंट्रावेनियस ड्रग यूज़र है. सो उसके थ्रू हमें 2 और बंदों का पता पड़ा. फिर उन 2 बंदों के थ्रू हमें 3 और बंदों का पता पड़ा. तो इस तरीके से जो हमारा सैम्पल है वो स्नोबॉल की तरह इंक्रीज़ होता गया. सो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यही एग्जाम्पल है जहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा हार्ड टू रीच होता है. तो उन सब्जेक्ट्स पर स्टडी करने के लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful then please press the like button, and to watch more videos like this please subscribe my channel Learning Point. You can also follow us on Instagram. Thank you so much for watching. Stay safe and bye bye.